Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of January 2023. 4 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट वही रहेगी कि 1 पर्सन 1 लाइक। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। ये छोटा सा आपका जो स्टेप रहेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारे लिए, सो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, तांचोई, जांगला एंड बोमकाई ये न्यूज़ में थे रिसेंटली, ये क्या है? व्हाट आर दीज तांचोई, जांगला एंड बोमकाई? ऑप्शंस आर ए, जीआई टैग्ड वेराइटीज ऑफ अरेका नट्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हैंडलूम साड़ीज, या डी, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो ये तांचोई, जांगला और बोमकाई क्या है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हैंडलूम साड़ीज। सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली भी एक विरासत नाम का एक हार्ट लगा हुआ है, विरासत, जिसमें कि हैंडलूम वुमेन हैंड वुमेन जो साड़ीज़ हैं उनको शोकेस किया जा रहा है। दिल्ली में ही जनपद एरिया है, वहाँ पे विरासत नाम का ये हो रहा है, वहाँ पर ये शोकेस किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इंक्लूड्स एरियाज विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकेंड है, दे आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। These zones are restricted for activities like commercial, wood usage, mining and tourism. आपको बताना है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहली बात, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर की बाउंड्रीज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाहर। सेकेंड लिखा है, दे आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, क्योंकि एक्चुअली नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है वाया द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बट ये माना जाएगा कि नोटिफाई कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इस कंटेक्स्ट में गलत रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जोन्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्टिविटीज लाइक ये, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। दूसरा कह रहा है, दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। एंड तीसरा कह रहा है, इट्स कंजर्वेशन स्टेटस अंडर IUCN इज एंडेंजर्ड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक एक करके मैं बताऊं। पहला स्टेटमेंट कि नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, यस, तमिलनाडु का तो है नीलगिरी तहर, लेकिन केरला का नहीं है। केरला का कौन है? इंडियन एलिफेंट, ठीक है ना, केरला का इंडियन एलिफेंट है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, यस, दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, सही स्टेटमेंट है। एंड कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है, यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूज़ देखते हैं। आज 17th एडिशन होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस का, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में होगा। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाला है, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जी इसको होस्ट करेंगी एंड 8 से 10 जनवरी के बीच में होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट होता है वो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ देयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो कम्युनिटी इंडिया, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो बाहर रह रहा है, उसका क्या रोल रहा है, उसके रिगार्डिंग होती है। ये डे कमेमोरेट करता है रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9 जनवरी 1915। 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन को ये कमेमोरेट करता है। पहली बारी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे 2003 में सेलिब्रेट किया गया था, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है ना। इसके आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल। चेंजिंग आधार एड्रेस नाउ इज़ मेड ईजियर। तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने अनाउंस किया है कि जो आधार में एड्रेस चेंज होता है उसको अब ईजी कर दिया जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, हेड ऑफ़ द फैमिली जो है एंडोर्स कर सकता है उस रिक्वेस्ट को। मतलब जब आप 18 साल से ऊपर के हैं, अगर आप 18 साल से के ऊपर की एज के हैं तो आप हेड ऑफ़ द फैमिली की तरह बिहेव कर सकते हैं एंड एड्रेस अपडेट कर सकते हैं ऑन द कार्ड्स फॉर अ रिलेटिव हु ही और शी लिव्स विद, है ना, जो आपके साथ रहता है। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली है तो आप उसका एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेड ऑफ़ द फैमिली रिसीव करेगा एक SMS आफ्टर एप्लीकेंट पेज 50 रुपीज़ एंड जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसको UIDAI वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन।
अगली न्यूज़ है साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट वर्क टू फुलफिल कंट्रीज नीड्स। तो अब क्यों ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो इनाग्रेट की गई है। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इनाग्रेट की गई है। इस बार की जो आईएससी है वो तुकादो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में होगा। तो मतलब कि महाराष्ट्र में 108th जो है वो इंडियन साइंस कांग्रेस वो महाराष्ट्र में हो रहा है, नागपुर। इनाग्रल इवेंट अभी हुआ था, ठीक है ना। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की। टॉप 10 नेशंस में हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि 2015 तक हम मतलब जो हमारी रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 81st प्लेस पे थे हम, है ना। तो 130 कंट्रीज़ में इंडिया वाज एट 81st प्लेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। लेकिन वहीं 2022 में हम 40वें प्लेस पे थे, 40th प्लेस पे थे। तो इन 2022 वी वर एट 40th प्लेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। India is among the top 3 countries in PhDs and startup ecosystem. India top 3 countries में आता है in PhDs and startup ecosystem. इस बार की जो फोकल थीम थी आईएससी की वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विद वुमेन एम्पावरमेंट। याद रखिएगा इस बार की जो थीम है वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे साइंस का क्या रोल रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का क्या रोल, यही सारे डिस्कशन जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है मेरे लिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ। पहला तो ये कि साइंटिफिक टेम्पर जो है, ये आप सबको पता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना एक आपके फंडामेंटल ड्यूटी है ना। इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी टू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर। आपको बताना है मतलब कौन से आर्टिकल कौन सी ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर वाली, पहली चीज़ तो ये। दूसरा आपको ये बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है, ठीक है। हु पब्लिशेस दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन टू यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हिट एंड रन केस लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस ट्रेसेस पिलियन राइडर्स। अब देखो क्या होता है, कई बार रैश ड्राइविंग और ये सब क्या है, तो याद रखिएगा सेक्शन 279 जो इंडियन पीनल कोड का है, सेक्शन 279 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई व्हीकल राइड कर रहे हैं इन अ मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। सेक्शन 279 है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं। कई बार जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपसे भिड़ गया और उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर आप वहाँ से भाग गए तो जो आपके ऊपर केस होता है वो सेक्शन 304 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। इसमें 10 साल तक की सज़ा है, ठीक है ना, अगर आप उसकी डेथ हो जाती है और आप भाग गए हैं। लेकिन अगर आप उसकी डेथ हुई भी है और आप भागे नहीं है, आपने उसको गुड समैरिटन के नाते आप ले करके गए, भले आपसे भिड़ गया वो, तो आपके ऊपर जो केस होता है वो 304A के तहत होता है, उसमें 2 साल की सज़ा है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है और क्या करना चाहिए ऐसे केस में वो भी मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्टली। आगे बढ़ते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको सारे पेजेस दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे कोई है नहीं न्यूज़। यहाँ पे एक न्यूज़ है, कॉल फॉर परमानेंट कैंसलेशन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग लीज इन उड़ीसा। तो यहाँ पे एक ये जो है उड़ीसा में कोरापुट नाम की जगह है। ये तो आप सबको पता होगा कोरापुट उड़ीसा में है। और वहीं पे एक हिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, माली पर्वत जो कि बॉक्साइट माइनिंग एरिया है, लीज एरिया है और कोरापुट पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उड़ीसा का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी मीटिंग थी। उसके पहले लोगों ने वहाँ पे जा करके कहा कि भैया यहाँ पे लीज को परमानेंट कैंसिल करो, बॉक्साइट माइनिंग मत करो, है ना, ठीक है। तो ये केस था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ में बताना चाहता हूँ जो शायद आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगी, बता देता हूँ मैं आपको। उड़ीसा बॉक्साइट की कुछ माइंस हैं, उनके नाम लिख लीजिए। एक तो बालांगीर, जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसा लिखिए, बालांगीर ये आपका उड़ीसा में है, दिस इज अगेन इन उड़ीसा। बारगढ़ भी आपकी उड़ीसा में है, बारगढ़। कोरापुट तो आपने लिख ही लिया होगा। कालाहांडी भी एक उड़ीसा में है और संबलपुर उड़ीसा में है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। तो ये लिख लीजिए, सुंदरगढ़ माइन ये भी उड़ीसा में है और कालाहांडी भी उड़ीसा में है, संबलपुर भी उड़ीसा में है, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका कटनी नाम की एक जगह है, कटनी में बॉक्साइट की माइनिंग होती है, कटनी है वहाँ पे माइनिंग है। अमरकंटक में मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और मैकल हिल्स जो हैं वो आपके बॉक्साइट के लिए हैं।
लोहार दागा, ये लिख लीजिए एक जगह, लोहार दागा। लोहार दागा कौन सी जगह है? ये आपके झारखंड में एक जगह है, इट इज़ अ प्लेस इन झारखंड, वहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग है। सिंहभूम झारखंड में बहुत फेमस है, सिंहभूम भी आपको पता होगा झारखंड में। एंड एक है जामनगर, जामनगर इज़ इन गुजरात। तो जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है, वहाँ पे भी बॉक्साइट माइनिंग होती है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज प्लेसेस। ये सारे बॉक्साइट माइनिंग के लिए फेमस प्लेसेस हैं, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया ताकि आपके वंस एंड फॉर ऑल आपका हो जाए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। यहाँ पे एडिटोरियल है, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएलिटी इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अभी एक केस चल रहा है 2014 में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज, जिसमें 2 जज बेंच ने जलीकट्टू के ऊपर इलेजिटिमेट कहा था और उसके ऊपर बैन लगा दिया था। उसने कहा कि ये प्रैक्टिस क्रूअल है एनिमल के लिए और अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग क्रिएट करती है। अब ऑथर ने कहा है कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ओवर द ईयर तमिलनाडु गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको रिवाइव किया जाए, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए कि कल्चरल एस्पेक्ट है, हेरिटेज वाला एस्पेक्ट है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है ना, और कोई सफरिंग पेन नहीं किया जाता, हाईली ट्रेंड होते हैं, उनको अच्छे से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। ऑथर ने सबसे पहला तो आर्गुमेंट ये दिया कि देखो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, क्या आर्टिकल 14 और क्या आर्टिकल 21 के अंदर हम एनिमल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि देखो वैसे तो अगर आप नॉर्मली आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो इट विल यू विल कंसिडर इट फॉर अ ह्यूमन बींग, है ना, कि उनके लिए राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि एनिमल्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए केवल और केवल डीपीएसपी में मेंशन्ड है। जब आप एक्सप्लिसिटली देखेंगे तो डीपीएसपीज में ज़रूर मेंशन्ड है एनिमल एंड आपका बोवाइन एनिमल्स के लिए मेंशन्ड है, इसके अलावा आपका उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए मेंशन्ड है, पर वो डीपीएसपी में है और डीपीएसपी इन्फोर्सेबल है नहीं, ये भी उन्होंने बताया है ना, डीपीएसपी तो इन्फोर्सेबल है नहीं। तो ऑथर ने कहा फिर किस तरीके से इनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो ऑथर ने एक अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन निकाला है। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ पॉसिबल to argue that human right to a healthy environment would include a human right to a animal welfare as well। जैसे ही आर्टिकल 21 का स्कोप काफ़ी वाइड कर दिया गया है, उसमें लिखा गया था ह्यूमन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ऑथर ने कहा इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट टू हैव एनिमल वेलफेयर एज वेल, है ना, उसका इन्वायरमेंट में जब एनिमल वेलफेयर रहेगा तभी तो उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ उन्होंने उठाई है जिसको उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यस दे ऑल्सो एनिमल्स आल्सो आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। ऑथर ने कहा कि ये एनिमल को प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है स्टेट की, है ना, स्टेट की ड्यूटी है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, उनके हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखें, उनके ऊपर अननेसेसरी पेन या अननेसेसरी उनके ऊपर सफरिंग ना हो, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। 1960 में आप सबको याद होगा पीसी यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट आया था 1960 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, भरतनाट्यम की एक डांसर है वो रुक्मणी देवी अरुंडेल। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 आप याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इसके अंतर्गत एनिमल्स को प्रोटेक्ट बताया। ऑथर ने कहा कि ये जो एक्ट है इसमें भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स है। कैसी शॉर्ट कमिंग्स है कि इट क्रिमिनलाइजेज सेवरल टाइप्स ऑफ एक्शन दैट कॉज क्रुएलिटी टू एनिमल्स, लेकिन कुछ चीज़ें ये छोड़ भी देता है ना। अब देखना है इसको, while it criminalizes several types of actions that cause cruelty to animals, it exempts, for example, from its coverage the use of animals for experiments with a view to securing medical advancement। मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में एनिमल्स का यूज़ जो है उसको इसने कवर नहीं किया है। वो भी तो एक तरीके से क्रुएलिटी है, एनिमल क्रुएलिटी ही है ना। आप उसको टेस्ट उसको गिनी पिग्स बना रहे हो, यू आर जस्ट ट्रीटिंग देम एज गिनी पिग्स एंड यू आर ट्रीटिंग देम एज जस्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे चीज़ बताई है, मेंशन की है, जो कि ऑथर ने कहा है कि ये शॉर्ट कमिंग है इन द पीसीए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट की एक शॉर्ट कमिंग है, तो ठीक है ना। तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बताया है। ऑथर ने कहा ये नागराज केस में क्लियर था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये जलीकट्टू है ये पीसीए की बाउंड्रीज जो फॉरबिड की हैं पीसीए ने बाउंड्रीज उसके अंदर लाई करता है। इसीलिए जो ये नागराज केस में जो जजमेंट था वो फेवर में था कि इसको बैन कर दिया जाए, है ना। तो ऑथर ने कहा कि अब देखो कुछ दिनों बाद ही जजमेंट आने वाला है, लेट्स सी कि क्या है।
ऑथर ने यहाँ पे ए नागराज की जजमेंट के बहुत अच्छी पॉइंट बताया कि जब उन्होंने उसको बंद किया था जलीकट्टू को, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A(G) के अंतर्गत आती है, विच रिक्वायर सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ऑथर ने कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी भी आपकी है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो कोर्ट था उसने उसको पता था कि राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ये नहीं इंक्लूड होते हैं एनिमल्स, केवल ह्यूमन बींग्स के लिए है, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ड लाइफ जो है उसको एक्सपैंड किया, उसके मीनिंग को एक्सपैंड किया, लाइफ के अंदर केवल और केवल ह्यूमन बींग्स को नहीं इंक्लूड किया। तो ये कोर्ट ने वहाँ पे एक्सपैंड किया और ये माना कि जो एनिमल लाइफ है उसको भी इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, उसका भी इंट्रिंसिक वर्थ है, उसका भी ऑनर है, उसकी भी डिग्निटी है। तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस की चीज़ें थी। ऑथर ने कहा कि आई होप कि जो नया जजमेंट है उसमें भी ऐसा ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑथर ने यहाँ पे दूसरा जो आर्टिकल है, इट इज़ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑथर ने बस ये बताया कि किस तरीके से चाइना का जो थ्रेट है बढ़ता जा रहा है और ऐसे बढ़ते थ्रेट में हमको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए एक्टिवेट या तैयार रहना होगा। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या हैं उनके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस मतलब कि अलग अलग डोमेन्स के थ्रू आप ऑपरेट कर सको, अपनी पावर्स को शोकेस कर सको। तो यहाँ पे इन जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है, तो ऑथर ने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब केवल ये नहीं कि लैंड से, सी से, एयर से, साइबर स्पेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आप इन जगह से अटैक कर सको। It comprises operations conducted across multiple domains and contested spaces through convergence of capabilities to overcome an adversary's strength by presenting it with operational or tactical predicament। तो ये तो है ही कि आप देखो मल्टी डोमेन ऑपरेशन मतलब कि लैंड, सी, एयर, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर तरफ से आप अटैक करने में कैपेबल रहो, ठीक है ना। मल्टीपल डोमेन्स पे अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो। लेकिन ऑथर ने कहा इसके ज़्यादा है ये कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, मतलब इन सारी कैपेबिलिटीज़ जो आपके अलग अलग डोमेन्स के, इनको कन्वर्ज कर सको, आपको कोऑपरेट कर सको, कोऑर्डिनेट कर सको, इसके अलावा अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सको, है ना, उसको अपने टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्रेडिकामेंट शोकेस करो, है ना। तो आपके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर होना चाहिए सारे डोमेन्स के अक्रॉस, मतलब कि एक कॉमन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑपरेट करो, है ना। केवल ऐसा नहीं कि सारी अलग अलग पावर्स यूज़ करते जा रहे हो, आपके किसी वही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना। तो मल्टीपल डोमेन्स जो है एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, है ना। यू मस्ट पोजिशन योर ऑपरेटर इन सच अ वे कि आप किसी भी सर्विस का किसी भी डोमेन का यूज कर सकें बैठे बैठे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि मल्टीपल डोमेन का ऑपरेशन मतलब कि एक आर्मी कोस्टल मिसाइल बैटरी है अगर, तो इट कैन बी टास्क्ड टू स्ट्राइक है एनिमी नेवल वेसल। आर्मी को आपने नेवी के नेवल वेसल के ऊपर अटैक करने के लिए कह दिया तो वो भी वो कर सके। एयरफोर्स को आपने बोल दिया कि आप आर्मी जो उसकी लैंड आर्मी है उसके ऊपर अटैक करो तो वो भी कर सके। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ जो है ये मल्टीपल डोमेन ऑपरेशन में आती है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि मल्टीपल डोमेन ऑपरेशन जो है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है उसमें 3C यानी C3 यूज़ होता है। एक है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द कमांड, दूसरा है कंट्रोल एंड तीसरा है कम्युनिकेशन। ये तीनों चीज़ें आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। एक तो कमांड कंट्रोल, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी और उसके ऊपर कमांड, देन सेकंड है कंट्रोल एंड तीसरा है कम्युनिकेशन। ये तीनों एस्पेक्ट जब तक आपके डेवलप्ड नहीं है तब तक आप मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये सही हो रहा है? तो जितने भी आपके सेंसर्स हैं दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग होस्टेड ऑन द MDO आर्किटेक्चर। तो MDO आर्किटेक्चर के स्पेसिफिक आपके पास सेंसर्स होने चाहिए। सारे सेंसर्स जो हैं वो उनको इनपुट मिलना चाहिए एंड वो इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, मतलब वो होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, है ना। और अगर मेन स्ट्रक्चर की लिंक अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर मान लो मेन स्ट्रक्चर की लिंक अवेलेबल नहीं है तो मिशन कमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके एंड दूसरे चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना, ताकि उनका ऑपरेशन कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो ये ऑथर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट की है। और ऑथर ने कहा कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे सर्विसेज में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको डेफिशिएंसीज़ को चॉक आउट करो और उनको दूर करने की कोशिश करो। C3 नेटवर्क जो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसको हमको हार्डन करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, है ना, क्योंकि कंट्रोल और कम्युनिकेशन दोनों आजकल डिजिटल होने लगा है, तो उसको हमको साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना है।
फिर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें एमडीओ इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको हम दूर करें वन बाय वन, है ना, और थ्योरेटिकल डिस्कशंस करें, सेमिनार सर्किट्स अरेंज करें, ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही हैं। एंड लास्ट ऑथर ने कहा है कि फंडामेंटल ऑफ एमडीओ राइट करो, जो फंडामेंटल्स एमडीओ के वो सही करो, और ट्रेन और एजुकेट करो अपने पर्सनल्स को स्टार्टिंग नाउ, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन द लीगैलिटी ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन। अब आप सबको पता है कि अभी 31 दिसंबर को यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये पूछा है कि अपना ओपिनियन दें ऑन द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ इजराइल्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड, ठीक है। तो यूएनजीए ने आईसीजे से पूछा है कि अपने ओपिनियन दें ऑन द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ इजराइल्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑन द पैलेस्टीनियन लैंड। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब भी कोई रेफरल जाता है आईसीजे के पास। तो पहला है कि या तो ये एक सेटलमेंट करेगा विद द पार्टी, है ना, विद द पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, जो पार्टी विड्रॉ करेगी उसका सेटलमेंट करेगा, और इट कैन लीड टू अ ट्रायल ऑल्सो, और ट्रायल होगा तो वर्डिक्ट होगा। याद रखिएगा कि जो आईसीजे की रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग होती हैं, द रूलिंग्स ऑफ आईसीजे आर बाइंडिंग, लेकिन आईसीजे के पास कोई पावर नहीं है टू इन्फोर्स देम। रूलिंग्स बाइंडिंग है, पर अगर कोई पावर नहीं मान रही है उसकी रूलिंग को, तो आईसीजे के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसको इन्फोर्स कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। हाउ इज इंडिया मूविंग टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। तो अब ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए इंडिया ने, कल आपको पता है, अमेंडमेंट लेकर के आया है इंडिया, है ना, ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स लेकर के आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है अब उनको कंफर्म करना होगा इंडियन लॉज के साथ, ठीक है ना, इंडियन लॉज के साथ कंफर्म करना होगा। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं थोड़ा एक करके बता दूँ। ड्राफ्ट प्रपोजल डिफाइन करता है पहले ऑनलाइन गेम को। ऑनलाइन गेम का मतलब है गेम विच इज़ ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट एंड इज एक्सेसिबल बाय द यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स इफ ही मेक्स अ डिपॉजिट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग विनिंग्स, ठीक है। तो ये जो गेम्स है जिसमें वो डिपॉजिट करता है ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से खेलता है, ऑनलाइन डिपॉजिट करता है और एक्सपेक्टेशन है उसकी विनिंग की, ठीक है ना। तो विनिंग कॉन्स्टिट्यूट मतलब प्राइज मनी, कैश, काइंड, किसी भी तरीके का प्राइज हो सकता है, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन गेमिंग रहेंगे। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं उनको पहले तो वेरीफाई करना पड़ेगा सारे यूज़र्स को, जो भी ऑपरेटर्स हैं, गेम ऑपरेटर्स हैं, ये हैं, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा सभी यूज़र्स को ऑन द प्लेटफॉर्म जो कि वो गेम खेल रहे हैं, एंड इसका एक तरीका निकालना पड़ेगा। ऑपरेटर्स वुड हैव टू इन्फॉर्म द यूज़र अबाउट द पॉलिसी रिलेटेड टू विड्रॉल और रिफंड। ऑपरेटर को पूरी पॉलिसी बतानी पड़ेगी यूज़र को कि क्या है रिफंड पॉलिसी, क्या है कैंसलेशन पॉलिसी, क्या है डिपॉजिट पॉलिसी, ठीक है ना। क्या प्रोटेक्शन आप उसके डिपॉजिट के लिए दे रहे हैं, उसकी विनिंग कैसे होगी, फ़ीस कितनी होगी, क्या है कैसा, सब इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। उनको ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके ऊपर रिस्क है पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस का, एडिक्शन का, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी एडवांस में, ठीक है ना। बिफोर होस्टिंग और पब्लिशिंग अ गेम द प्लेटफॉर्म वुड हैव टू वेरीफाई इट फ्रॉम द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रहेगी जिसके साथ आपको जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को जब आप पब्लिश कर रहे हैं गेम उसके पहले, ठीक है ना। आपको एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपने गेम को रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा आपके पास एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का या ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए। कंप्लेनेंट जो है वो ट्रैक कर सके अपनी कंप्लेंट को, यूनिक टिकट नंबर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। एंड मीटी जो रहेगी यानी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सभी जो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज़ है वो अपने प्रपोज्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करें, ये मीटी देखेगा और मेक श्योर करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको भी। सुप्रीम कोर्ट रेजेस कंसर्न और स्मॉल फिशरमैन हिट बाय पर्स सीन नेट्स। पर्स सीन नेट्स आपको बता चुका हूँ मैं, इस तरीके से गोल नेट्स होते हैं जो एक एरिया में इस तरीके से ऐसे डाल दिए जाते हैं और उसके अंदर आप देखो जो भी फंसता था पहले ही वो सब पकड़े जाते थे। केवल मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, बहुत सारे टॉर्टोइज, टर्टल, ये सभी पकड़े जाते थे। तो दिक्कत क्या होने लगी कि इसको बैन कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्टेट्स ने बैन किया पर्स सीन फिशिंग को। बट इस फिशिंग को बैन करने से फिशरमैन जो स्मॉल फिशरमैन है उनके ऊपर बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो अब ये केस गया है कि ये जो बैन था इसको ओवरटर्न किया जाए या हटाया जाए, वापस किया जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कोई कोविड की न्यूज़ तो नहीं है। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us.